नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा टारगेट है यूपी होमगार्ड एग्ज़ाम जो 25 से 27 अप्रैल को होना है। ठीक है, यहाँ पर हमने 100 क्वेश्चंस लिया है और हमने 27 लेक्चर ऑलरेडी करा दिया है। हमारी एक सीरीज चल रही है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट को विजिट कर लें। वहाँ पे आपको काफ़ी सारे वीडियो मिल जाएंगे। टॉपिक वाइज भी वीडियो हैं वहाँ पे और पूरे 100 क्वेश्चंस के हिसाब से भी वीडियो हैं। ठीक है, तो टाइम बिल्कुल नहीं बचा है। आपको नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना से ज़्यादा आप रिवीजन कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कर सकते हैं, वो आप करिए। कम से कम आपको 1000 क्वेश्चन 1500 क्वेश्चन रोज करने हैं। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन पढ़िए। जो टॉपिक आपका वीक है उस पर आप ध्यान दीजिए। अगर पढ़ने की ज़रूरत है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक शर्त है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकते हैं। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो BR अम्बेडकर ने कहा था। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में है महाभियोग की प्रक्रिया। छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो अनुच्छेद 17 के द्वारा किया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद 21 का में जोड़ा गया है। धन विधेयक को परिभाषित करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? यानी जो मनी बिल होता है तो उसका वर्णन है अनुच्छेद 110 में। देश के तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है? तो अनुच्छेद 19(1) में ए में निहित है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। लेकिन अगर बुलाना है तो बुलाता कौन है? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 18 से के तहत उपाधियों का अंत कर दिया गया है। भारत का नया राष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, बलात्कार, श्रम और मानव तस्करी पर रोक किस अनुच्छेद के तहत है? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद 23 के तहत है बलात्कार, श्रम और मानव तस्करी पर रोक। ठीक है, अनुच्छेद 23। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 123 यानी 1, 2, 3 में के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे पूछे जाते हैं। विधि के समक्ष समानता का अधिकार कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। वित्तीय आपातकाल जो फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 360। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग था भारत का गवर्नर जनरल। करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। 1942 में ये हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919। डेट आपको याद रखनी है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके बीच हुआ था? तो किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। और दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में। ठीक है, पहले युद्ध में जो पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और दूसरे युद्ध में कौन जीता था? मोहम्मद गौरी जीता था। ठीक है, और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया था। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 किनके बीच लड़ा गया था? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो किसने किया था? रास बिहारी बोस ने किया था। ठीक है, रास बिहारी बोस ने किया था
आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। प्लासी के युद्ध 1757 में अंग्रेजों का जो नेतृत्व है वो किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था अंग्रेजों का नेतृत्व। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 1905 में हुआ था बंगाल का विभाजन। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? तो ये क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। ये नारा लिखा था हजरत मोहानी ने, ठीक है, लेकिन पॉपुलरिटी मिली है कब? जब भगत सिंह ने इसको कहा है, ठीक है। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 किन के बीच हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, ठीक है, 3 युद्ध हुए थे। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो 1916 में किया था गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना। चौरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया गया था? तो असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने स्थगित कर दिया था, ठीक है। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो उनका नाम था लाला हरदयाल, ठीक है, ये गदर पार्टी के संस्थापक थे। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था गांधी जी और अंबेडकर के बीच में, ठीक है, ऑप्शन आ जाएगा बी। डेट भी पूछा जाता है कि पूना पैक्ट कब हुआ था? तो 1932। किसके किसके बीच? गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा? तो 1498 में वास्को डिगामा भारत पहुंचा था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे, ठीक है। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है भारत का बिस्मार्क। काकोरी ट्रेन डकैती यानी काकोरी कांड कब हुआ था? तो 1925 में हुआ था और चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में। दांडी मार्च में गांधी जी ने कितनी दूरी तय की थी? तो 241 मील तय की थी, यानी 385 किलोमीटर की दूरी तय की थी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। अगर यहाँ पे नाम लिया जाता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो नाम आ जाता सरोजिनी नायडू, ठीक है। वैसे तो ये तीनों कांग्रेस के अध्यक्ष रही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है। आपको ये क्वेश्चन ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो मैक मोहन रेखा कहा जाता है, ठीक है। और रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है? तो पहला क्या हो गया आपका? मन्नार की खाड़ी, और दूसरा हो गया आपका पाक जल डमरोनी, दोनों अलग करते हैं, ठीक है। ए और बी दोनों सही हो जाएगा। म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो 4 राज्यों की सीमा लगती है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है। भारत का मानक समय जो स्टैंडर्ड टाइम है वो कहाँ से लिया गया है? वो इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश यानी क्षेत्रफल के आधार पर कौन है? तो वो उसका नाम है मालदीव। डोरंड रेखा किन 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की, ठीक है। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में है। गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो ये कहाँ पे है? ये है मेघालय में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में इसको हम सांगपो के नाम से। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका नाम है अनामुडाई, ठीक है। ये पहले भी मैं इसको बता चुका हूँ। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो बैरन द्वीप में है सक्रिय ज्वालामुखी। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम में है। सतलुज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो ये सिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है सतलज नदी, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वो 7वां स्थान है विश्व में भारत का क्षेत्रफल के आधार पर। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो क्या बोलते हैं? पद्मा बोलते हैं वहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा बी।
किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई थी? तो जो रेड क्लिफ रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है और ये 1947 में निर्धारित की गई थी। साइबर अपराध के लिए कौन सा मुख्य कानून है? ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे। साइबर अपराध के लिए भारत में कौन सा कानून है, मुख्य कानून है? तो ये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम IT एक्ट 2000, यानी ऑप्शन आ जाएगा बी। फिशिंग साइबर अपराध का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है कि निजी जानकारी चोरी करने के लिए नकली ईमेल या वेबसाइट का उपयोग करना। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा विमुद्रीकरण नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी? तो 8 नवंबर 2016 को। ठीक है, ये डेट सबको याद ही होगी, तो याद भी रखना है आपको। विमुद्रीकरण के दौरान किन नोटों को अवैध घोषित किया गया? तो 500 और 1000 के नोटों को अवैध घोषित किया गया। किसी के कंप्यूटर या नेटवर्क में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करना क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं हम हैकिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। IT अधिनियम 2000 की कौन सी धारा साइबर आतंकवाद से संबंधित है? तो धारा 66F, यानी ऑप्शन आ जाएगा आपका बी। ठीक है, ऑप्शन आ जाएगा बी, धारा 66F। आगे बढ़ते हैं। विमुद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था कि भ्रष्टाचार कम करना, कालाधन समाप्त करना, जाली नोटों पर रोक लगाना। यानी उपयुक्त तो सभी आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, मालवेयर क्या है? तो मालवेयर क्या है? ये एक प्रकार का हानिकारक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। साइबर हेल्प डेस्क के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर क्या है? तो टोल फ्री नंबर है 1930। रैनसमवेयर क्या है? तो कंप्यूटर को लॉक कर फिर ये फिरौती मांगता है। ठीक है, ये है रैनसमवेयर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। स्वतंत्र भारत में पहली बार विमुद्रीकरण कब हुआ था? तो 1978 में हुआ था। मोरारजी देसाई की सरकार थी उस समय। तो पहली बार विमुद्रीकरण हुआ था 1978 में। डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन आ जाएगा बी, प्रामाणिकता और सुरक्षा के लिए। स्पैम किससे संबंधित है? तो ये कंप्यूटर या ईमेल से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। UPI का पूरा नाम क्या है? तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ऑप्शन आ जाएगा बी। ठीक है, हम UPI पेमेंट करते हैं ना, तो उसका पूरा नाम होता है यूनिफाइड, ठीक है, पेमेंट्स इंटरफेस। साइबर अपराध की जांच कौन सी नोडल एजेंसी करती है? तो कौन सी करती है? CERT, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है? तो कौन सा है? भारत रत्न। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार किस में दिया जाता है? आपका 6 क्षेत्रों में, शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र। भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? उनका नाम था रविन्द्रनाथ टैगोर और इनको कब दिया गया था? 1913 में दिया गया था। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑस्कर का किसे? फिल्म या सिनेमा से। ठीक है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। ठीक है। एबेल पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? तो एबेल पुरस्कार ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, नहीं गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? तो ओस्लो में दिया जाता है, नहीं नॉर्वे में दिया जाता है शांति का नोबेल पुरस्कार। रमन मैग्सेसे पुरस्कार को किस नाम से जाना जाता है? तो ये एशिया का नोबेल बोलते हैं, इसको हम एशिया का नोबेल बोलते हैं रमन मैग्सेसे पुरस्कार को। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है। कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। ठीक है, ये दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं। बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान, खेल, अंग्रेजी उपन्यास, लेखन, साहित्य। नहीं, वैसे ये साहित्य में दिया जाता है लेकिन अंग्रेजी उपन्यास के लिए दिया जाता है। ठीक है। युद्ध काल में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार का नाम है
परमवीर चक्र ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संगीत से संबंधित है। और रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। ठीक है। सरस्वती सम्मान किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है सरस्वती सम्मान। ठीक है। प्रथम भारत रत्न किसे दिया गया था? तो यहाँ पे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और सी राजगोपालचारी। तो ये उपरोक्त सभी को दिया गया था एक साथ 1954 में। प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है आपका फिल्म और टेलीविज़न से। ठीक है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया है फिल्म और टेलीविज़न के क्षेत्र में। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।